नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ पहला किडनी ट्रांसप्लांट। सिरमौर चौराहा स्थित सोनी इलेक्ट्रिकल्स में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। महिला की मौत के बाद परिजनों ने लगाया पति पर जान से मारने का आरोप। और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की हुई अहम बैठक। सिमरिया में निकाला गया फ्लैग मार्च। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के सिरमौर चौराहा स्थित सोनी इलेक्ट्रिकल्स में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बीती रात सिरमौर चौराहा स्थित सोनी इलेक्ट्रिकल्स में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 5 से 6 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने दुकानदार को सूचना देने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार का फोन नहीं उठा। शटर क्योंकि लॉक था, इसलिए शटर खोलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही अमैया पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों की मदद से शटर को काट कर आग पर काबू पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आपको बता दें कि गर्मी का सीजन शुरू होने की वजह से कूलर, पंखे आदि बड़ी मात्रा में सोनी इलेक्ट्रिकल्स के मालिक ने मंगवाए थे, जिससे दुकानदार को काफ़ी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। घटना की सूचना लगते ही दुकान मालिक बदहवास सा जब दुकान पहुंचा तो सब कुछ लुट पिट चुका था, जिसको देखकर रोने लगा और आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें कि सिरमौर चौराहे में अक्सर चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, जिसको लेकर दुकान में 2-2 ताले लगाए गए थे, जिस वजह से दुकान को खोलने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं पास ही शराब की दुकान होने की वजह से वहां शराबी खड़े होकर शराब भी पीते हैं, जिससे आशंका लगाई जा रही है कि किसी ने सिगरेट फेंक दिया हो और संभव है उसी से आग सुलग गई हो। वैसे आग किन कारणों से लगी है, ये तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। इस संबंध में हमने पीड़ित दुकानदार और स्थानीय लोगों से चर्चा की। रानी पास सोनी। किस नाम से दुकान है, क्या घटना हुई? सोनी इलेक्ट्रिकल के नाम से है। क्या घटना हुई? घटना आगे लग गई दुकान में। हम दुकान बंद के चले गए थे तो हमको पड़ोसी उसी फ़ोन लगाए, बताया कि आग लग गई है। मैं घर पहुंच गया था, वहाँ से आए थे सब हैं, साहब बड़े सब आए थे। 11 बजे की। हम 9 बजे दुकान बंद के चले गए। अब घर ही नहीं देखे, 9 साढ़े 9 बजे तक लगभग पता लगी हमका। कितने का सामान रहा होगा आपकी दुकान में? जो 4 लाख के लगभग आए सब। क्या काम करती है, क्या काम? लाइट बिजली का। क्या लगता है कैसे आग लगी? जी कैसे आग लगी, क्या जानकारी है? नहीं मालूम, कुछ शॉर्ट सर्किट से लगी होगी सर। क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं सर। दुकान कहाँ पे आपकी? सिरमौर चौराहा में। क्या लगता है कैसे? जी क्या लगता है कैसे घटना हुई? यहाँ आग लगी, बताए लोग आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है बिजली से। शासन प्रशासन से क्या? अब जब प्रशासन देगा तो मानेंगे, अब क्या बताएं, कुछ कर देगी कर नहीं देगी, हमारा तो नुकसान हो गया। चुप रहो। सब शासन प्रशासन साथ हमारा सब तो लगे कुछ नहीं है। दुकान के अलावा इनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बस यही दुकान ही थी बस। सब चला गया जी। निवासी मेरा गड़रिया का है सर। 10-15 साल से हो गए, 10 साल से। कुछ नहीं बचा है, जब शासन है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी मदद कर दो तो अच्छी है। बस हमारा यह आधार रहता है, मर गया सब चला गया। कौन सा स्थान है और क्या घटना? ये सिरमौर चौराहे पे मतलब दुकान है, हमारे रेस्टोरेंट के बगल में दुकान थी। जैसे ही धुआं का वो थोड़ा सा करके हुआ, बच्चों ने रेस्टोरेंट में बताया, तुरंत आके पूरे टीम को, पूरे स्टाफ को लेके आया तत्काल। सब लोगों ने इकट्ठा होकर सारे लोगों ने मदद किया और काफ़ी इनका नुकसान हो गया है। और जितने भी थे 4-5 मित्र लोग और सब लोगों ने साथ दिया और सब लोगों ने मदद किया और आग में काबू पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हाँ, शटर काफ़ी मजबूत था, क्योंकि ठंड के टाइम में यहाँ पे चोरियाँ हो जाती थी। इसके वजह से इन्होंने डबल लॉक लगवाया था और 2 ताले तो इधर साइड का हमने तोड़ा है। और सब लोगों ने अच्छी मेहनत की और तब जाके क्या लगता है किन कारणों से आग? शॉर्ट सर्किट का है।
लाइट्स के उससे करके है, उससे आग लगी है जी। इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक आर्थिक स्थिति हाँ ठीक मतलब नहीं है। अब यही एक दुकान थी इनकी, लगभग कितने का नुकसान हुआ? लगभग 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है। आसपास की दुकानों में कुछ नुकसान? नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। और अमैया थाना की पूरी टीम आ गई थी, फायर ब्रिगेड पूरी टीम आ गई थी। इसके वजह से समय से पूरा आग पे काबू पा लिया गया। घटना सिरमौर चौराहा एडिटोरियम के बगल में। अरे भाई ये इधर हाँ जिले की सिरमौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर 20 पेटी शराब कच्चे मकान से जब्त की गई है। सिरमौर थाने में पदस्थ एक प्रशिक्षु आईपीएस ने शुक्रवार देर रात गहनौआ गांव स्थित एक कच्चे मकान में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। बताया गया है उक्त अवैध शराब का भंडारण मार्च माह में कम दरों में मिलने के बाद किया गया था। पकड़े गए आरोपी द्वारा लंबे अरसे से ग्रामीण अंचल में शराब बेची जा रही थी, जिसे स्थानीय पुलिसकर्मियों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उक्त मामले की जानकारी प्रशिक्षु आईपीएस को दे दी। इसके बाद दल बल सहित मौके पर अधिकारियों ने अवैध शराब सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम को मुखबिर सूचना के द्वारा हमें पता चला कि ग्राम गहनौआ में इलीगल तरीके से देशी और विदेशी शराब बेची जा रही है। तो वहां हमने अपनी टीम के साथ दबिश दी और मौके पर 20 पेटी शराब जब्त की गई है और जिसमें से लगभग 178.56 लीटर शराब वहां पे जब्ती की गई है। जहां तक हमें वहां पे पता चला कि एक कच्चे मकान में शराब का व्यापार चल रहा था, जहां से लोग खरीदने के लिए आते थे और वहां पे असामाजिक तत्व भी काफी टाइम से डिस्टर्ब करते थे, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। गत दिनों समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर में डूबने वाले आदतन अपराधी मोनू सिंह की मौत के रहस्य से पर्दा उठ गया है। पुलिस और पब्लिक के लिए सरदर्द बने मोनू सिंह पीटीएस का अंत बीते दिनों नहर में डूबने के बाद हो गया था। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम किए जाने के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा था, जिसके बाद मोनू सिंह के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। वहीं पुलिस ने मर्म कायम कर जांच शुरू की और मोनू सिंह के दोस्तों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में ही पुलिस यह मान रही थी कि मोनू सिंह की नहर में डूबकर मौत हो गई थी। बीते दिनों डॉक्टरों ने पीएम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी, जिसमें मोनू सिंह के मौत के कारणों का जिक्र पानी में डूबने से ही बताया गया है। बता दें कि मोनू सिंह पीटीएस एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति था। शहर के कई थानों में मोनू सिंह के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। मारपीट जैसी कई घटनाएं मोनू सिंह ने कारित की थी। लगभग 50 मामले मोनू के ऊपर दर्ज बताए जा रहे हैं। बिछिया थाना अंतर्गत दिनांक 16/3/24 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नहर में 3 दोस्त नहाने गए थे और उसी बीच एक का पैर फिसलने से वहाँ पे डूबने से मृत्यु हो गई है। इसमें मर्ग पंचनामा कार्रवाई और पीएम करवाया गया था, जिसमें पूछताछ पर भी ड्राउनिंग का ही सामने आ रहा था और आज हमें पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है, जिसमें ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह की जो मृत्यु का कारण है पीएम रिपोर्ट पे भी डूबने से मृत्यु होना ही लेख है। और इसके अपराध क्या है? यह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके बिछिया और अमैया सिविल लाइन्स जैसे शहर के कई थानों में मोस्टली अपराध है। लगभग इसके 45-50 अपराध होंगे। परिजन का आरोप था कि हत्या करके की गई है। अभी तक पुलिस की जांच में ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। अभी तक की जांच में इसका मृत्यु का रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट करके कीर्तिमान रच दिया है और अब रीवा भी किडनी ट्रांसप्लांट करने की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिससे प्रदेश सहित देश के मरीज लाभ उठा सकेंगे। रीवा का नाम भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ों शहरों में शुमार हो गया है। अभी तक रीवा में किडनी के ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग महानगरों का रुख किया करते थे। लेकिन शुक्रवार को रीवा के इतिहास में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किडनी का ऑपरेशन कर इतिहास लिख दिया। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अब किडनी का भी ऑपरेशन नियमित रूप से करेगा। फिलहाल डॉक्टरों की टीम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने में लगी हुई है। महीने में एक ऑपरेशन होगा, लेकिन आने वाले समय में ऐसे ही स्टाफ पूरी तरीके से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एकत्रित हो जाएगा और ऑपरेशन नियमित रूप से होने लगेंगे।
इस संबंध में हमने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से बात की। पूरी जो पूर्ण व्यवस्था होती है वो की है, ताकि हम लोग ये जो पहला ट्रांसप्लांट कल हुआ है उसके बाद आगे भी जो हमारी टीम है वो करती रहे। पूरी इस तरह की व्यवस्था की गई है और हमारे सभी डॉक्टर और हमारे जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की पूरी टीम के सहयोग से कल सफलतापूर्वक हमारा पहला ट्रांसप्लांट संपन्न हो गया है और कुछ ही समय में हम दूसरा, तीसरा, चौथा करते रहेंगे। ये सुविधा अभी एक पहला ट्रांसप्लांट जबलपुर के सुपर स्पेशलिटी में हुआ था, इंदौर में हुआ, भोपाल में हुआ और वो 6 महीने के बाद में फिर उनके इतने नहीं हो पाए, लेकिन हम लोगों ने वो व्यवस्था कर ली कि हम अगला भी कर पाएंगे। वहाँ पर पहला हुआ, उसके बाद व्यवस्था की कमी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन प्रशासन ने, हमारे माननीय मंत्री जी के सौजन्य से ये हम लोग आगे भी इसको संपन्न कराते रहेंगे। कितने समय से इसकी तैयारी चल रही थी? ये लगभग 2 वर्षों से हम लोगों की कोशिश थी कि हम लोग जो है हमारे छोटे से शहर में इतनी बड़ी सर्जरी संपन्न करा पाए। तो ये विगत 2 वर्षों में हमारी डॉक्टरों की टीम, प्रशासन के सहयोग से हम लोग सभी ये कर पाए। पहला हमने आईसीयू डेवलप किया, कुछ टेस्ट थे जो यहाँ नहीं होते थे, उनकी टेस्ट की व्यवस्था की गई। कई दवाइयाँ यहाँ नहीं थी, उसका हमने टेंडर करा के उन दवाइयों की व्यवस्था की गई। तो ये इस प्रक्रिया में तकरीबन 2 वर्ष लगे और उसके बाद फिर हम लोग आज ट्रांसप्लांट कराने में सफल हो गए। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस कराते हैं और ये सोचते हैं कि बाहर जाएंगे किडनी ट्रांसप्लांट कराने, कहाँ से हम कैसे इंतजाम होगा। लेकिन रीवा में ही किडनी ट्रांसप्लांट क्यों नहीं हो सकता, ये हम लोगों ने सोचा था, उसकी तैयारी की थी और पिछले 7-8 महीने पहले से, बल्कि 1 साल पहले से जो तैयारी चल रही थी, आज वो सफल हुई है और पति ने पत्नी को किडनी दिया है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पांडे परिवार है और नेहरू नगर में घर है और मऊगंज के पास गांव है। मैं मिल के आ रहा हूँ, बहुत ही खुश है वो महिला जिसको किडनी लगी है और पूरे आत्मविश्वास के साथ बातचीत भी कर रही है और ये कह रही है कि ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। नहीं तो समाज में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो बाहर जाके इलाज कराने से वंचित रह जाते हैं और बाद में उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो मैं पूरे टीम को 6 यूरोलॉजिस्ट और 1 नेफ्रोलॉजिस्ट और 1 प्रिकॉशनरी, क्योंकि पहली बार हो रहा था, मैक से भी एक डॉक्टर चतुर्वेदी को बुलाया गया था। मैं पूरी टीम को, पैरामेडिकल का स्टाफ, हमारे जो डीन है डॉक्टर इंदुरकर, ये सारे लोगों को, डॉक्टर रोहन, डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला जी और विवेक शर्मा जो HOD हैं और उनकी पूरी टीम, ब्रिजेश तिवारी डॉक्टर, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सफलता के लिए और इससे रीवा का नाम मेडिकल के क्षेत्र में ऊंचा हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के बीच संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक के संबंध में एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि लगभग सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों का चयन कर दिया गया है। ऐसे स्थानों के लिए विशेष दल बनाए गए हैं जो चुनाव के पहले ही उन स्थानों पर निगरानी रखेंगे। एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि विशेष तौर पर ये बैठक इसलिए आयोजित की जा रही है कि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के पहले जिले भर के सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील पोलिंग बूथ की जानकारी पुलिस एवं प्रशासन आपस में तैयार कर सके। बैठक में जिले भर के एसपी, नगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधिकारी व प्रशासन की ओर से एडीएम, एसडीएम, तहसील राजस्व अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इधर सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति के लिए पुलिस के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए जिले भर के सैकड़ों केंद्र बनाए गए हैं। विशेष तौर पर अन्य राज्यों से मिलने वाले बॉर्डर पर मुख्य रूप से नजर रखी जा रही है। मीटिंग है रेवेन्यू और पुलिस की, इसमें हम लोग आज क्रिटिकल सेंसिटिव जो भी मतदान केंद्र है और उसका परीक्षण कर रहे हैं, उसके हिसाब से व्यवस्था कैसी लगाई जानी है, उस सब पे हमारा मंथन चल रहा है। ये मंथन की आज मीटिंग रखी गई। बस उसका हम जैसे परीक्षण कर लेते हैं, रिपोर्ट आएगी तो आपको बता देंगे। सुरक्षा के जो डिप्लॉयमेंट प्लान है
उसमें नॉर्म्स निर्धारित कर दिए गए, कितने पुलिस कर्मचारी कहाँ रहेंगे, तो उसके संबंध में भी इस बीच लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिमरिया पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को समझाइश दी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा समय समय पर आम जनमानस को जागरूक करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। कहीं मतदाता जागरूकता रथ निकाला जा रहा है तो कहीं फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में सिमरिया पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को आदर्श आचार संहिता के दौरान उचित व्यवहार किए जाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहा। तैयारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार कल कस्बा सिमरिया में फ्लैग मार्च किया गया है। लोगों से अपील की गई कि जो आचार संहिता लागू है उसका पालन करें। रोड पर जो अतिक्रमण बाजार में किया गया था उनको भी समझाइश दे करके उन्हें समझाइश दी गई कि वो अपना सामान रास्ते पर न रखें, जिससे लोक मार्ग अवरुद्ध होता है। साथ में लोगों को आचार संहिता का पालन करने के बारे में जागरूकता और समझाइश। व्याता की मौत के बाद परिजनों ने पति पर जान से मारने का आरोप लगाया है। मृतका सुनील कश्यप की भाभी ने बताया कि उसकी ननद का विवाह 3 साल पहले लोहड़ौरा और सतना सिटी कोतवाली थाना के रहने वाले आशीष कश्यप के साथ हुआ था। सुनीता का पति आशीष शराबी था, जिस वजह से अक्सर मारपीट और लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन जब भी घर आती तो पति आ जाता और ले जाता। 24 मार्च की दरमियानी रात सुनीता ससुराल से फोन आया कि चिमनी से जलने की वजह से उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मेरी ननद है, वो सुनीता कश्यप नाम है, और 24 तारीख को उनको दिन में बहुत मारे पीटे हैं और शाम को उनको पेट्रोल डाल के जला दिए। इसके यहाँ शादी हुई थी, कहाँ शादी हुई थी कोटर, वहाँ गढ़वा में, थाना कोटर लगता है। किसके साथ हुई थी? किसके साथ? पति क्या? पति आशीष कश्यप। कब हुई थी शादी? शादी हुई थी 3 साल हो गए। ये विवाह काहे का चल रहा था? हो गया, दारू पी के झगड़ते थे, मारते पीटते थे। शिकायत की थी कभी? हमसे कई बार बताई हैं, तो हम सोचे हो गया चलो कभी तुम्हारा घर होगा, ससुराल ही काम देगा, तो आते थे बुलाने, तो हो गया बढ़िया, ले जाते थे, भेज देते थे हम लोग। हम कहा जाने की जान के जला के मार देंगे। सूचना क्या मिली आपको? हमको सूचना इतना बताया गया है 24 तारीख को 11 बजे रात को कि आग से जल गए। होलिका के दिन? हाँ, होलिका के दिन बोले कि चिमनी से जली है। अब फिर फोन काट दिए। इन लोग कहाँ लेके आए थे? इन लोग फिर डायरेक्ट रीवा लेके आए हैं। हम लोग के पास साधन नहीं था, तो हम लोग रात में नहीं आए, सुबह आए। मायका कहाँ पे था? मायका यहाँ सतना के आगे लोहड़ौरा। सतना के? हाँ। थाना कौन सा लगता है? थाना सिटी कोतवाली सतना। अब क्या चाहते हैं हम? हम चाहते हैं कि जो जिसके साथ जैसे करा उसके साथ हम भी उसको जलाएं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आगामी 2 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख तय होने के बाद सभी दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी से रीवा लोकसभा सीट के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा भी आगामी 2 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ आरओ कक्ष में मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि नामांकन दाखिल करने से पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा प्रत्याशी के साथ
एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद रैली निकाली जाएगी जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मार्टन स्कूल पहुंचेगी, जहां कलेक्टर कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र सहित अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों के भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल कराने जाएंगे, जिससे कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारियों में ऊर्जा का संचार होगा। के द्वारा 2 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस अवसर पर नामांकन दाखिल कराने हेतु हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 2 तारीख को रीवा पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वेंकट भवन के सामने एक नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। तदुपरांत एक नामांकन रैली जो कि हमारा अग्रसेन चौक से होते हुए ताला हाउस, अपना गायत्री मंदिर, वृंदावन गार्डन होते हुए मार्टन स्कूल प्रांगण में रैली जाएगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र के नामांकन दाखिले में उपस्थित रहेंगे। तदुपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी टीकमगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। क्या आवश्यकता पड़ गई क्योंकि मुख्यमंत्री रीवा में है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में आवश्यकता विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा में प्रत्याशियों के नामांकन में जा रहे हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन जो परिवार भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनके मध्य प्रदेश में जो भी 29 प्रत्याशी पार्टी द्वारा घोषित किए गए हैं सबके नामांकन रैली में जा रहे हैं, नामांकन दाखिल करा रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के आने से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है और कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ आगे लगेगा। प्रदेश अध्यक्ष भी क्या आएंगे? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन की जानकारी है, जैसा आगे अभी 1-2 दिन बाद समय है, समय होगा तो उसके बाद उनकी जानकारी जैसी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। क्या लगा इस बार चुनाव में मतलब जो लोकसभा चुनाव होने वाला है क्योंकि अभय मिश्रा की वाइफ मैदान। देखिए 2024 का चुनाव जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मोदी जी के पिछले 10 साल के में किए गए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय कार्यों को लेकर जनता के अंदर एक अपार उत्साह है। जहां पूरे देश भर में हम 400 पार करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में रीवा सहित सभी 29 सीटों को हम जीतने जा रहे हैं। रही बात प्रत्याशी कोई भी हो, जनता के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं है। कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी पार्टी का हो, सबकी जमा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। गत दिनों सहकारी समितियों को RTI के दायरे में शामिल किया गया है, जिस वजह से अब सहकारी समितियों में हो रही अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के एक बड़े आदेश में न केवल पूरे मध्य प्रदेश बल्कि भारतवर्ष के सहकारी संस्थाओं में भूचाल ला दिया है। आखिर क्या था उस RTI में जिसने राहुल सिंह को इतने बड़े आदेश देने पर मजबूर किया? सरकारी विभाग की कार्य प्रणाली पर क्यों सवाल उठ रहे थे? ऐसा क्या विशेष था इस विभाग में जो वो आपको सूचना के अधिकार के दायरे में बता रहे थे? इन सब बातों का विश्लेषण करने के लिए आइए समझते हैं उस RTI आवेदन को, जिसमें मध्य प्रदेश के RTI एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने एक ऐसी जानकारी मांगी जिससे सहकारिता विभाग की पूरी कार्य प्रणाली पर प्रश्न खड़ा कर दिया गया। अब सवाल ये था कि आम और गरीब नागरिकों को राशन मुहैया कराने वाले सहकारी संस्थानों की दुकानों के विक्रेताओं को उनका हक समय पर दिया जाता है अथवा नहीं। इन्हें कुछ पेमेंट भुगतान को लेकर
कराई गई इस आरटीआई ने सहकारिता विभाग की पोल खोल दी। अब इस दायरे में न केवल सहकारिता विभाग बल्कि खाद्य और सहकारी बैंक भी कार्रवाई की जद में आ गए हैं। इस संबंध में शिवानंद द्विवेदी ने बताया। जानकारियां जो कि जैसे आम नागरिक या किसान अपने खाद बीज और ब्याज अनुदान फसल बीमा से संबंधित जानकारियां चाहती थी, वो जानकारी उनको नहीं मिल पाती थी। अब आप समझिए कि एक किसान, एक आम आदमी जिस तरह से गांव में खेत में काम करता है और ये जानना चाहता है कि जो हमने खाद लिया, 10 बोरी खाद ली, डीएपी 5 बोरी यूरिया ली, और ये दूसरी की जानकारी जानना चाहता है कि हमने कितनी ली, यही चीज़ उसको नहीं मिलती थी। और कई बार ऐसे होता था कि जैसे कर्ज माफ़ी या इस तरह से अनुदान आता सरकार का, और उसमें जो ये समिति प्रबंधक थे गड़बड़ी झोला करके और क्या करते थे कि उनका जो माइनस करना होता था वो ना करके उनसे पैसे भी ले लेते थे और शासन से भी पैसे ले लेते थे। और यदि ये जानकारी यदि कोई किसान जानना चाहे कि हमारा कितना अनुदान मिला है, कितना हमें सब्सिडी मिली है, कितनी फसल बीमा आई है, यह कोई भी जानकारी ये उपलब्ध नहीं करवाते थे। तो काफ़ी गंभीर मामला था। राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी के इस आदेश ने हमारी एक आरटीआई पर उन्होंने आदेश दिया है, जिसमें न केवल पूरे मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष में सहकारी समितियों को लेकर के बहुत ही शानदार निर्णय है। अब क्या होगा कि पूरे देश के अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह से चर्चाएं होंगी और सहकारी समितियों को आरटीआई के दायरे में लाने के प्रयास किए जाएंगे। यदि आरटीआई के दायरे में पूरे देश की समितियां आ जाती है तो इससे बहुत अच्छी पारदर्शिता आएगी। किसानों का जो शोषण होता था, सहकारी समितियों में जो घोटाले होते थे, कौन पैसे जमा कर रहा है, कहाँ किसके पैसे आ रहे हैं, आपने देखा कि कोविड के दौरान भी और नोटबंदी के दौरान भी समितियों के खाते में, सहकारी बैंकों के खाते में अपार धन गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और वो कहेंगे कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते। तो अब ये आरटीआई के दायरे में आएंगे, इन्हें जानकारी देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, आम नागरिकों को आरटीआई लगाने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत है। और साथ में जो उन्होंने जानकारी नहीं दी आयोग के आदेश की, ये धारा 19(7) का उल्लंघन है पंचायत सचिव द्वारा। आप पंचायत सचिव के विरुद्ध उनको एक लेटर दीजिए पहले कि हम आपके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, और उस लेटर की कॉपी एक पंचायत सीईओ को भी दीजिए, जिला पंचायत सीईओ को। और उसके बाद फिर उस एक धारा 18 के तहत निःशुल्क शिकायत यहाँ पर होती है, उसको ऑनलाइन जमा करना है तो ऑनलाइन जमा करवाइए, वहां से लिख करके भेज दीजिए और यहाँ शिकायत दर्ज कर दीजिए कि ये प्रकरण था, इसका नंबर दे दीजिए, इसकी कॉपी लगा दीजिए, इसमें मुझे जानकारी नहीं दी गई है, कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, इनके विरुद्ध जुर्माना लगाया जाए और जानकारी दिलाई जाए, ये करवा दीजिए और इसके खिलाफ मामला दर्ज करिए। और अब इसके खिलाफ बकायदा जो पंचायत सचिव है, इसके खिलाफ 2-3 कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, ये लीजिए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।